नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम क्लास 9 का अर्थशास्त्र का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट का वीडियो बना लिया है। अगर वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से उस वीडियो को देखिए। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, चैप्टर 2 का पार्ट है संसाधन के रूप में लोग। देखिए, दूसरे संसाधनों की तरह मानव जनसंख्या भी एक संसाधन है। जो दूसरे संसाधन होते हैं उनकी तरह मानव जो जनसंख्या है वो भी एक संसाधन है। हम केवल जनसंख्या का जो नकारात्मक पहलू है ना, जैसे उन्हें भोजन, आवास आदि कैसे प्राप्त होगा, अधिक जनसंख्या जहाँ पर है, इस बारे में ही हम उनके बारे में सोचा करते हैं। मानव पूंजी निर्माण। देखो, मानव पूंजी निर्माण कैसे होता है। अगर मानव में शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा मानव का और अधिक विकास करना मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य से जो मानव है उसका और अधिक विकास हो सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के द्वारा मानव का विकास हो सकता है। ठीक है। और जैसे ही विकास होगा, विकास होने के बाद क्या होगा कि ये जो देश है उसकी उत्पादन शक्ति है जो है ना, उसमें वृद्धि करेगा। उत्पादन करने, किसी भी देश की जो उत्पादन क्षमता है उसमें वृद्धि निश्चित रूप से होती है शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से। मानव पूंजी में निवेश भी जो भौतिक पूंजी है उसके समान ही प्रतिफल हमें देता है, रिटर्न हमें देता है। जिस तरीके से हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह मानव पूंजी में भी अगर इन्वेस्ट किया जाएगा तो वो उतना ही आपको रिटर्न देगी, फ़ायदा देगी। अब देखो, निवेश किस रूप में किया जा सकता है। शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य के द्वारा मानव में क्या किया जा सकता है, निवेश किया जा सकता है। शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य के रूप में मानव में क्या किया जा सकता है, निवेश किया जा सकता है। और बाद में ये बहुत ही ज़्यादा आपको प्रतिफल देने वाला है, रिटर्न देने वाला है। मानव पूंजी भौतिक पूंजी से भी अधिक श्रेष्ठ है। मानव जो पूंजी है वो भौतिक पूंजी से भी अधिक श्रेष्ठ है। शिक्षित लोगों से केवल खुद का परिवार ही नहीं, अपितु पूरा समाज, गांव और जो देश है वो भी आगे बढ़ता है। इसलिए जरूरी नहीं कि अधिक जनसंख्या वाले जो देश है उन पर जनसंख्या बोझ हो। अगर इनमें निवेश शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के माध्यम से किया जाए तो ये देश की संपत्ति भी बन सकते हैं। यहाँ पर दो कहानियाँ ली रखी है अपन ने, एक शकल की और एक विलास की। दोनों एक गांव में रहते हैं और एक ही गांव के रहने वाले हैं। हम देखेंगे इस कहानी में कि शकल और विलास दोनों एक ही गांव में रहते हैं। शकल के ऊपर शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च किया गया, लेकिन जो विलास है वो पढ़ाई भी नहीं की और उसको एक रोग वगैरह होता है। इस वजह से जो शकल है उसकी उत्पादन क्षमता अधिक है और जो विलास है उसकी उत्पादन क्षमता कम है। आप ये दोनों कहानियाँ जो है उसको पढ़ के एक बार अंदाज़ा लगा सकते हो। मानव संसाधन में निवेश शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में करके भविष्य में उच्च उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर जो मानव हुए उनमें शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में निवेश करके उच्च उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अधिकांश ये देखा गया है कि पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों की जो शिक्षा है और जो स्वास्थ्य है उस पर भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। देखिए, जापान जैसे विकसित देश में कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, परंतु वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से उच्च लेवल के मानव संसाधन है। हाई टेक्नोलॉजी वहाँ पर स्थित है। इसी कारण जो जापान है उसके पास आज कुशल प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है। सबसे शानदार टेक्नोलॉजी है जापान के पास, क्योंकि वो मानव में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप, जो पुरुष और जो महिला है वो किस तरीके से क्रियाकलाप करते हैं, तो देखो, आर्थिक जो क्षेत्र है वो तीन प्रकार के होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन और उत्खनन आते हैं। ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन आते हैं। जबकि द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण आता है। जो प्राथमिक क्षेत्र है उनसे नई चीज़ें बनाना, जैसे कृषि के अंदर अब जैसे अपन कोई भी जैसे गेहूं ले ले, उनसे आटा बना देना, मतलब मशीनों के द्वारा आटा बनाना, ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। इस कारण इसे मैन्युफैक्चर क्षेत्र भी कहा जाता है। तीसरे क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन, ये सारी चीज़ें तृतीय क्षेत्र में आता है। तृतीयक सेवा, जो तृतीय क्षेत्र है वो प्राथमिक और द्वितीयक जो क्षेत्र हैं उनमें सेवा के रूप में काम में
काम में लिया जाता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, ये इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। देखो, जो आर्थिक क्रिया है वो दो प्रकार की होती है। एक तो बाजार क्रिया, जो बाजार क्रियाएं होती है वो होती है, अब देखते हैं। और दूसरा क्या होता है, गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाएं कौन सी होती है, वह क्रियाएं जो लाभ कमाने या वेतन के लिए ही जाती है। जो वेतन पाने के लिए या जो लाभ कमाने के लिए की जाती है उसे किसका नाम से जाना जाता है, बाजार क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। जैसे सरकारी नौकरी करना हो गया, किसी वस्तु को बेचने के लिए उसका उत्पादन करना, ये क्या है, बाजार क्रिया है। जबकि गैर बाजार क्रिया वो होती है जो खुद के उपभोग के लिए या खुद के उपयोग के लिए बनाई जाती है, वो क्या होती है, गैर बाजार क्रिया होती है। जैसे खुद के लिए गेहूं का उत्पादन करना, ये गैर बाजार क्रिया कहलाती है। खुद के लिए उत्पादन करना गैर बाजार क्रिया कहलाती है। ठीक है, ऐतिहासिक और जो सांस्कृतिक कारण है, इसके कारण महिलाओं और जो पुरुष हैं उनमें हमने का विभाजन कर रखा है इंडिया में। इस कारण आमतौर पर जो महिलाएं होती है वो घर का काम देखती है, जैसे खाना बनाना, पानी लाना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना आदि। ठीक है, जबकि जो पुरुष है वो खेती करेगा तथा बाहर के जो काम है ये सारे काम करके कौन देखेगा, पुरुष देखेगा। ये अपना ऐतिहासिक रूप से है। इस तरह महिलाओं के द्वारा घर पर जो काम किया जाता है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, महिलाओं के द्वारा जो काम किया जाता है वो राष्ट्रीय आय में नहीं आता। लेकिन अगर वो बाजार में काम करती है तो वो राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। जैसे सब्जी बेचना, मछली बेचना, ये सब राष्ट्रीय आय में आ जाएगा। शिक्षा और कौशल ही व्यक्ति की आय का निर्धारण करते हैं। कौन व्यक्ति कितना पैसा कमाएगा ये कौन निर्धारित करता है, शिक्षा और जो उसमें जो कौशल है वो। अपेक्षाकृत महिलाओं के पास कौशल और शिक्षा का स्तर कम है, इस कारण महिलाओं को वेतन भी कम दिया जाता है। जो महिला हैं उनको पढ़ाई लिखाई बहुत कम करवाई जाती है, इस कारण उनको पैसा भी कम दिया जाता है। अधिकांश महिलाएं असंगठित क्षेत्र में काम करती है, जहां पर उन्हें नौकरी की सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा, प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल तथा अन्य सामाजिक जो सुविधाएं नहीं मिलती हैं। संगठित क्षेत्र में महिलाओं का जो वेतन होता है वो पुरुषों के बराबर होता है। बाकी की जो सारी सुविधाएं जैसे नौकरी की सुरक्षा, कानून सुरक्षा, प्रसूति अवकाश, ये सारे उनको मिलते हैं। देखो, असंगठित और संगठित क्षेत्र की यहाँ पर बात की जा रही है। असंगठित क्षेत्र जो जहाँ पर काम की सुरक्षा नहीं होती, कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती है, प्रसूति अवकाश उनको नहीं मिलता, महिलाओं को शिशुओं की देखभाल नहीं की जाती, वो सब असंगठित क्षेत्र में आते हैं। जबकि संगठित क्षेत्र में क्या चीज़ आती है, जहाँ पर महिला और पुरुषों का जो वेतन है वो समान होता है। ठीक है, थैंक यू।